वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आज हम बात करते हैं चुनाव को लेकर। जी हां, वैसे भी चुनावी माहौल है तो ऐसे में चुनाव की बात होनी भी चाहिए। एक मांग लगातार होती रही है कि पूरे देश में एक ही चुनाव हो, मतलब कि लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। आज हम बात करते हैं उन चुनाव को लेकर जो चुनाव बीत चुके, मतलब लोकसभा से पहले जो चुनाव हो चुके। उसके बाद हम बात करेंगे उन चुनाव को लेकर जो लोकसभा के साथ विधानसभाओं का चुनाव होना है, और एक चुनाव जो वर्तमान में विधानसभा का चल रहा है, और एक वो चुनाव जो लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। आखिर ये मांग हुई क्यों? इस मांग के पीछे के कारण क्या हैं? तो हमें लगता है कि कुछ बातों को आपके बीच तक लाना चाहिए। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं वहाँ पर अलग अलग समय चुनाव होते रहते हैं। कुछ राज्यों में चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं, कुछ राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, और कुछ राज्यों में चुनाव अगले साल होने हैं। उसके बाद फिर उसके अगले साल होने हैं, उसके बाद फिर दोबारा फिर चुनाव होने हैं। तो ये प्रक्रिया ऐसी है कि लगातार लोकसभा और विधानसभाओं के बीच में चुनाव चलता रहता है, लगातार चुनाव चलता रहता है। तो ऐसी कुछ जगह हैं जिन्हें एक बार हम कुछ ग्राफिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस जगह चुनाव हो चुके, किस जगह अभी चुनाव चल रहे हैं, और किस जगह चुनाव अगले साल हैं या उससे अगले साल हैं। शायद उसके बाद बहुत कुछ जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। उसी में हम सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश को लेकर। आंध्र प्रदेश विधानसभा में कुल 175 विधानसभा क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा का पिछला चुनाव अप्रैल 2019 में हुआ था। उक्त चुनाव में वाईएसआरसीपी को 151 सीटें और टीडीपी को 23 सीटें प्राप्त हुई, जबकि एक सीट जन सेना दलों के खाते में गई। वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस के बेटे हैं। जगनमोहन रेड्डी सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में से एक है, जिनकी संपत्ति लगभग 510 करोड़ रुपए के करीब है। अब आपको आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों का विवरण भी दे देते हैं। लोकसभा चुनाव में 25 सीट वाले इस राज्य में 2019 में वाईएसआरसीपी ने 22 सीट पर जीत दर्ज की थी। टीडीपी के खाते में 3 सीटें आई थी। दिलचस्प बात यह है कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लगभग एक ही समय पर होते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर लोकसभा और विधानसभा लगभग एक समय होती है। जैसे कि अभी भी कुछ चुनाव चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसके बाद तुरंत मार्च के बाद फिर चुनाव है लोकसभा का, तो समय का जो गैप है वो आपके सामने ही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। और उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव है। तो ये ऐसी प्रक्रिया है जो कुछ ही समय के अंतराल पर लगातार चुनाव चलते जा रहे हैं। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। वहां पर विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। इस विधानसभा का जो पिछला चुनाव हुआ था वो अप्रैल 2019 में हुआ था। उस चुनाव में बीजेपी को 41 सीटें और जेडीयू को 7 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि 12 सीटें अन्य दलों के खाते में गई। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। अगर बात लोकसभा में करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 लोकसभा की सीटें आती हैं। इनके नाम है अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व। दोनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के सीनियर नेता किरण रिजिजू अरुणाचल पूर्व की सीट से ही आते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत छोटे से प्रदेश की, बहुत खूबसूरत प्रदेश सिक्किम की। जी हां, सिक्किम विधानसभा में कुल 32 विधानसभा क्षेत्र हैं। सिक्किम विधानसभा का जो पिछला चुनाव हुआ वो अप्रैल 2019 में हुआ था। उस चुनाव में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 17 सीटें और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 15 सीटें प्राप्त हुई। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता पवन कुमार चामलिंग है। बड़ा नाम है, उनको लेकर हमेशा चर्चाएं रहती है। सिक्किम में लोकसभा की मात्र 1 सीट है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पास यह सीट है। अब हम बात करते हैं एक और प्रदेश की, जी हां, उड़ीसा की। पिछले कई वर्षों से उड़ीसा में चुनाव के परिणामों को लेकर कोई दुविधा नहीं रही है। नवीन पटनायक की अगुवाई वाले बीजू जनता दल ने चुनाव दर चुनाव आसानी से जीत हासिल की है। वे राज्य के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और विपक्षी दलों के लिए उन्हें हटाना बहुत ही कठिन चुनौती रही है।
2019 में उड़ीसा विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 147 सीटों के लिए चुनाव हुआ। चुनाव में बीजेडी को 112 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी 23 सीटें जीत सकी। कांग्रेस को यहां पर भी मात्र 9 सीटें और अन्य को 3 सीटें मिली। राज्य में अगला चुनाव 2024 में होना है, मतलब कि लोकसभा के 7 होना है। उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं, इनमें से 12 सीटें बीजेडी के पास हैं, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास और 1 सीट कांग्रेस के पास है। अब बात करते हैं हम एक और प्रदेश की, जी हां, जिसके बारे में कहा जाता है कि नंबर 1 हरियाणा नंबर 1। हरियाणा प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। हरियाणा विधानसभा का पिछला जो चुनाव है वो अक्टूबर 2019 में हुआ था। उक्त चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें और कांग्रेस को 31 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि 19 सीटें अन्य दलों के खाते में गई। वहां पर मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। दिलचस्प बात यह है कि 18 वर्ष बाद वे इस पद पर विराजमान होने वाले पहले गैर जाट नेता हैं। हरियाणा में अगर लोकसभा को देखें तो लोकसभा की 10 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर कमल का फूल खिलाने में कामयाब रही थी। अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया का निधन हो चुका है, उसके बाद से ये एक सीट खाली पड़ी है। उपचुनाव की स्थिति कब होगी ये देखने वाली बात होगी। और वैसे भी हरियाणा के अंदर देखा जाए तो लगातार दूसरी बार मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने हैं। पहले कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कहीं दिखती नहीं है, लेकिन अब कहा जाता है कि अब हरियाणा में भी कांग्रेस और भाजपा का सीधे मुकाबला होता दिखता है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 105 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि इन चुनाव में उसके सहयोगी रही शिवसेना ने 126 सीटों पर चुनाव लड़ा और 56 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 147 सीटों पर चुनाव लड़ा और 44 सीटों पर चुनाव जीती। एनसीपी ने 121 सीटों पर चुनाव लड़ा, 54 सीटें जीती और एमएनएस ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। कुर्सी की तनातनी को लेकर उद्धव ठाकरे और बीजेपी के रास्ते अलग अलग हो गए। उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बना ली, लेकिन राजनीतिक गलियारों में 2022 में वोट ने फिर से करवट बदली और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी थी और वे 39 विधायकों के साथ पार्टी से अलग हो गए थे और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और खुद मुख्यमंत्री बन गए, जबकि देवेंद्र फडणवीस जो पहले मुख्यमंत्री थे बाद में उप मुख्यमंत्री बने। लगातार महाराष्ट्र के अंदर बड़े बड़े नाम रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे रहे हैं। महाराष्ट्र में कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति दिल्ली को प्रभावित भी करती है। अगर लोकसभा की सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 2019 में जो चुनाव हुए उस चुनाव में बीजेपी को 23 सीटें मिली, शिवसेना को 18, एनसीपी को 4 और कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली। एआईएमआईएम को 1 सीट और 1 सीट निर्दलीय को मिली थी। मतलब कि वहां पर भी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर भाजपा और शिवसेना दोनों एक तरीके से काबिज रही है। लेकिन इस बार का चुनाव महाराष्ट्र का भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि वहां पर जो पिछले आंकड़े रहे हैं, जो पिछले गठबंधन रहे हैं, वो सब अब तितर बितर हो चुके हैं। अब नए गठबंधन और नए मुद्दों के साथ पार्टियां चुनाव में जाएगी। अब हम बात करते हैं झारखंड विधानसभा की। जी हां, कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। झारखंड विधानसभा का जो चुनाव है वो दिसंबर 2019 में हुआ था। उस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें और बीजेपी को 26 सीटें प्राप्त हुई। कांटे का मुकाबला था, जबकि 26 सीटें अन्य दलों के खाते में गई। जी हां, अन्य दलों में ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन को 3 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल को और सीपीआई को 1-1 सीट मिली थी। साथ ही 3 सीट निर्दलियों के पास भी गई। अगर झारखंड में लोकसभा सीटों की बात करें तो 14 सीटें हैं वहां पर, इसमें से 11 सीट बीजेपी के पास है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और कांग्रेस के पास 1-1 सीट है। और झारखंड वो प्रदेश है जहां लगातार ये कहा गया है कि कभी भी एक दल पूर्ण बहुमत के साथ बहुत ज्यादा रहा नहीं है, मतलब उठापटक लगातार चलती रही है वहां पर। अब बात करते हैं राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा चर्चित रहने वाले राज्यों में से एक बिहार की। जी हां, बिहार विधानसभा में कुल 243 विधानसभा सीटें।
बिहार विधानसभा का जो पिछला चुनाव हुआ वो नवंबर 2020 में हुआ था। उस चुनाव में आरजेडी को 75 सीटें और बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। जनता दल यूनाइटेड को 45 और कांग्रेस को 19 सीटें मिली। पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, लेकिन फिर बीजेपी से अलग होने के बाद महागठबंधन के साथ मिलकर प्रदेश में एक नई सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव में भी बिहार अच्छा खासा दबदबा रखता है। लोकसभा के खाते में बिहार के अगर देखा जाए तो 40 सदस्य आते हैं। फिलहाल इस राज्य में बीजेपी के पास 17 लोकसभा सीटें, जनता दल यूनाइटेड के पास 16 सीट, एलजेपी के पास 6 सीट और कांग्रेस के पास 1 सीट है। तो बिहार जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हिंदी प्रदेश भी है, राजनीति को प्रभावित भी करता है। लेकिन अगर वहां चुनाव देखा जाए तो 2020 में हुआ और अगला चुनाव जो है वो 2025 में होगा, मतलब लोकसभा के बाद 1 साल बाद हम ये कहेंगे। पूर्वोत्तर राज्य के एक और बड़े राज्य अगर हम बात करें असम की, तो यहां विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। असम विधानसभा का पिछला चुनाव मई 2021 में हुआ। उस चुनाव में भाजपा को 60 सीटें और कांग्रेस को 29 सीटें प्राप्त हुई, जबकि 37 सीटें अन्य दलों के खाते में गई। हेमंत विश्व शर्मा इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी, लेकिन मतभेदों के चलते वो बीजेपी में आ गए। अगर बात करें इस राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो आपको बता दें कि असम की 14 सीटों में से बीजेपी के पास 9 और कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं, मतलब कि यहां पर 14 लोकसभा की सीटें हैं। इसके अलावा 1 सीट पर एआईयूडीएफ और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा है। अब बात करते हैं भारत के दक्षिण राज्य केरल की। केरल में 140 विधानसभा की सीटें हैं। केरल की 15वीं विधानसभा के लिए मई 2021 में चुनाव कराए गए थे, जिसमें तमाम मिथकों को तोड़ते हुए लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में सफलता हासिल की। 140 सदस्य विधानसभा में सीपीएम को 62, सीपीआई को 17, कांग्रेस को 21 सीटें मिली, जबकि अन्य के खाते 40 सीटें आई। बीजेपी की इस राज्य में एक भी सीट नहीं है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की नजर से देखें तो केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 16 पर कांग्रेस, 2 पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, 1 सीट केरला कांग्रेस और 1 सीट रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के पास है। और यहीं से कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी भी आते हैं। अब रुक करते हैं दक्षिण भारत के एक और बड़े राज्य, जी हां, तमिलनाडु को लेकर। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। तमिलनाडु विधानसभा का जो पिछला चुनाव मई 2021 में हुआ था, उक्त चुनाव में डीएमके को 134 सीटें और एडीएमके को 65 सीटें प्राप्त हुई, जबकि 35 सीटें अन्य दलों के खाते में गई। इनमें 18 सीटें कांग्रेस के पास हैं, भाजपा के पास 4 सीटें, 5 सीट पीएमके के पास हैं, सीपीआई और सीपीआईएम के पास 2-2 सीटें। अगर यहां पर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, जिनमें से 37 सीटें डीएमके के पास हैं, भाजपा के पास 1 सीट है और 1 सीट एडीएमके के पास है। तमिलनाडु बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की नजर इस बार तमिलनाडु पर है। लेकिन वहां भी जो राज्य की जो पार्टियां हैं, राज्य के दल हैं, वो प्रभावी रहे। आज हम बात कर रहे हैं जो विधानसभा के चुनाव हैं वो कब हुए और जो लोकसभा के चुनाव हैं वो कब हैं, और लोकसभा के चुनाव के बाद और कौन से विधानसभा के चुनाव हैं। अब हम बात करते हैं गोवा विधानसभा की। गोवा विधानसभा में 40 विधानसभा सीटें हैं। गोवा विधानसभा का पिछला चुनाव मार्च 2022 में हुआ था। उस चुनाव में बीजेपी को 20 सीट और कांग्रेस को 12 सीटें प्राप्त हुई। आम आदमी पार्टी को भी 2 सीट मिली थी, जबकि 6 सीट एमजीपी निर्दलीय के खाते में गई। प्रमोद सावंत वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और लोकसभा की दृष्टि से देखें तो गोवा में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और अब बात करते हैं बीजेपी के एक और मजबूत गढ़। जी हां, गढ़ इसलिए कह रहा हूं कि लगातार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती आ रही है। अब हम बात करते हैं मणिपुर विधानसभा को लेकर। जी हां, मणिपुर बड़ा खूबसूरत हमारा प्रदेश, 60 विधानसभा सीटें हैं। मणिपुर विधानसभा का पिछला चुनाव मार्च 2022 में हुआ था। उस चुनाव में बीजेपी को 32 सीटें और कांग्रेस को 4 सीट मिली। वहीं मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड ने 6 सीटों पर खाता खोला। इसके अलावा
नागा पीपुल्स फ्रंट को 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 7 सीटों पर बाजी मारी है। साथ ही कुकी पीपुल्स अलायंस को 2 सीट मिली थी। मणिपुर में लोकसभा की अगर दृष्टि से मणिपुर को देखें तो लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर नागा पीपुल्स फ्रंट का कब्जा है। दिलचस्प बात यह है कि 2019 से पहले दोनों सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस मणिपुर में एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब हम बात करते हैं पंजाब को लेकर। जी हां, पंजाब का नाम आते ही सबको लगता है कि पंजाब में हलचल ज्यादा रहती है, उलटफेर भी ज्यादा होते हैं। पंजाब विधानसभा में 117 विधानसभा की सीटें हैं। पंजाब विधानसभा का जो पिछला चुनाव हुआ वो मार्च 2022 में हुआ। बड़ा उलटफेर कर वो चुनाव हुआ और उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया। आम आदमी पार्टी को वहां पर 92 सीटें मिली, कांग्रेस को 18 सीटें मिली, जबकि जो वहां पर एक बड़ा दल था शिरोमणि अकाली दल, उसको मात्र 3 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिली। एक और बात रही कि बसपा के खाते में भी वहां 1 सीट गई। और वर्तमान में पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की जो लोकसभा है वहां पर 13 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीट मिली थी और कांग्रेस को 7 सीट मिली। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के हिस्से में 1 सांसद आए। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर को भी 1 सीट मिली। तो पंजाब का गणित भी बड़ा अजीब है। पंजाब कब किस पर खुश हो जाए और कब किस पर नाराज, कुछ पता नहीं चलता। पंजाब बड़ा खास है। अब हम बात करते हैं हिमालय के एक और प्रदेश की, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत है, साथ ही उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा गया है। वहां पर विधानसभा की कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। उत्तराखंड विधानसभा का जो पिछला चुनाव हुआ वो मार्च 2022 में हुआ था। उस चुनाव में बीजेपी को 47 सीटें और कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। 2 सीट बसपा के पास हैं और 2 सीट निर्दलियों के पास हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटें वर्तमान में भाजपा के पास हैं। और उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है, ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक दखलंदाजी दिल्ली के अंदर उत्तराखंड की हमेशा रही है। साथ ही उत्तराखंड से बड़े बड़े चेहरे दिल्ली की राजनीति में रहे हैं। उत्तराखंड जिस तरीके से शांत प्रदेश है, उसी तरीके से राजनीति में जागरूक प्रदेश भी है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे प्रदेश की जिसे कहा जाता है कि दिल्ली की राजनीति में अगर काबिज होना है, मतलब कि केंद्र में अगर सरकार बनानी है, प्रधानमंत्री बनना है, तो इस प्रदेश के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। मतलब उसका जो रास्ता है इस प्रदेश से ही होकर जाता है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में फरवरी 2022 में 7 चरणों में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें जीती। ये 1985 के चुनाव के बाद पहली बार था जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। वहीं विपक्ष में जो पार्टी थी समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली, राष्ट्रीय लोकदल को 9, निषाद पार्टी को 6 और कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली और बसपा को 1 सीट मिली। देखिए, बसपा उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा दल था, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में बसपा को मात्र 1 सीट मिली। ऐसा कहा जाता है कि इस चुनाव में योगी जादू चल गया। अगर लोकसभा की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं और देश के प्रधानमंत्री भी यहीं से आते हैं। और जो विपक्ष में महागठबंधन बना था, उस महागठबंधन को 16 सीटें मिली। बीएसपी को 10 सीट मिली, सपा को 5 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी महत्वपूर्ण है। हर दल की नजर उत्तर प्रदेश के अंदर रहती है। हर दल चाहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें उसके पास रहे। लेकिन यह लगातार कहा गया कि जब से योगी सरकार वहां पर बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत हो गई है और विपक्ष को योगी की काट अभी ढूंढने से भी मिल नहीं रही है। जब से योगी सरकार बनी है, तब से उत्तर प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं गुजरात की। गुजरात विधानसभा में कुल 182 विधानसभा क्षेत्र हैं। गुजरात विधानसभा का पिछला चुनाव दिसंबर 2022 में हुआ था
उस चुनाव में भाजपा को 156 सीट मिली थी, जो एक नया रिकॉर्ड है। यह राज्य में किसी पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले अगर हम देखें तो 1985 में माधव सिंह सोलंकी ने कांग्रेस को 149 सीटें दिलाई थी। कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन गुजरात में किया। पार्टी को सिर्फ 17 विधानसभा की सीटें मिली, जबकि 9 सीटें अन्य दलों के खाते में गई। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2019 और 2014 के चुनाव में पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए सारी सीटें जीत ली थी, यानी कि 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। और हो भी क्यों ना, देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री वहीं से आते हैं। तो ऐसे में यह भी कहा जाता है कि लगातार वो गढ़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होता गढ़ है। अब हम बात करते हैं एक और प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की। जी हाँ, हिमाचल, हिमकांचल। हिमाचल में विधानसभा में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पिछला चुनाव दिसंबर 2022 में हुआ था। उस चुनाव में कांग्रेस को 40 सीटें और भाजपा को 25 सीटें प्राप्त हुई, जबकि 3 सीटें अन्य दलों के खाते में गई। यहां 1985 से लेकर अब तक हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है। वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश बड़ा ही चर्चित प्रदेश रहा है और वहां से बड़े नेता दिल्ली को प्रभावित करते रहे हैं। वर्तमान में चारों भाजपा की जो सांसद हैं, जो 4 सीटें हैं, वहां पर भाजपा के ही सांसद हैं, मतलब कि चारों सीटों पर भाजपा का कब्जा है। भाजपा के सीनियर नेताओं में से एक अनुराग ठाकुर इसी राज्य की जो सीट है हमीरपुर, वहां से आते हैं। उसके अलावा यह भी कहा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो भी हिमाचल से ही हैं। अब हम बात करते हैं 60 विधानसभा सीटों वाले मेघालय को लेकर। बड़ा खूबसूरत मेघालय। कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी के पास इस समय 26 सीटें हैं। इसके अलावा पिछले चुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 9, कांग्रेस को 5 सीटें मिली। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2, भाजपा को 2 और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी। मेघालय में भी फरवरी 2023 में चुनाव हुए। कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय में लोकसभा को अगर हम देखें तो 2 सीटें आती हैं। यहां 1 सीट नेशनल पीपल्स पार्टी के पास है और 1 सीट कांग्रेस के पास है। मेघालय बड़ा ही खूबसूरत प्रदेश है और राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो वहां पर भी बहुत सारे गुणा भाग होते हैं। बहुत सारे दल ऐसे हैं जो शायद मेघालय की गली गली को नहीं जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास वहां सत्ता की चाबी आई जाती है। अब हम बात करते हैं नागालैंड को लेकर। जी हां, 59 विधानसभा सीटें। यहां पर भी फरवरी 2023 में ही चुनाव हुए हैं। पिछले चुनाव में नागालैंड विधानसभा के अंदर नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने सबसे ज्यादा 25 सीटें जीती थी। भाजपा ने 12 सीटें जीती, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने 2 सीटें जीती और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटें जीती। लोक जनशक्ति पार्टी ने 2 और नेशनल पीपल्स पार्टी ने 5 सीटों पर जीत प्राप्त की है। लोकसभा की अगर दृष्टि से देखें तो नागालैंड में मात्र 1 लोकसभा सीट है जो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का उस पर कब्जा है। नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट का नाम भी नागालैंड लोकसभा सीट ही है। अब हम बात करते हैं एक और प्रदेश, कर्नाटक प्रदेश की। जी हां, कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा की सीटें हैं। कर्नाटक विधानसभा का जो पिछला चुनाव है वो मई 2023 में हुआ था। उस चुनाव में कांग्रेस को 135 सीटें और बीजेपी को 66 सीटें प्राप्त हुई, जबकि 23 सीटें अन्य दलों के खाते में गई। कर्नाटक की 224 सीटों में 8 सीटें ऐसी हैं जिन पर जीत हार का अंतर मात्र 1000 वोट से भी कम का रहा है। वर्तमान में सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहां पर लोकसभा में 28 सीटें आती हैं। जी हां, 2019 में हुए आम चुनाव में बीजेपी को 17, कांग्रेस को 9 और निर्दलीय को 2 सीट यहां पर मिली थी। और एक और बड़ी बात है, कर्नाटक से ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे भी आते हैं। कर्नाटक को लेकर, कर्नाटक के चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही सक्रिय रहे हैं कि वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक से ही आते हैं
और यह भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी एक ताकतवर व्यक्ति BL संतोष, जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, वो भी कर्नाटक से ही आते हैं। तो ऐसे में कर्नाटक को लेकर हर किसी की नजर रही है। अब हम बात करते हैं त्रिपुरा की। जी हाँ, बहुत खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्र है, बड़ा खूबसूरत प्रदेश है। त्रिपुरा विधानसभा में कुल 60 विधानसभा की सीटें हैं। त्रिपुरा विधानसभा का जो पिछला चुनाव हुआ वो मार्च 2023 में हुआ था। उस चुनाव में बीजेपी को 32 सीटें और CPM को 15 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन दोनों महज 13 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। वहीं त्रिपुरा को अगर देखें तो 2 लोकसभा की सीटें हैं, त्रिपुरा वेस्ट और त्रिपुरा ईस्ट। दोनों सीटें वर्तमान में भाजपा के पास हैं। तो ये वो आंकड़े थे जो ये बताते हैं कि वर्तमान में जो पूरे के पूरे देश के अंदर बात हो रही है कि चुनाव लोकसभा का और विधानसभा का एक साथ होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ चुनाव ऐसे हैं जो लोकसभा के साथ हो रहे हैं, कुछ विधानसभा के चुनाव ऐसे हैं जो लोकसभा से पहले हो चुके हैं, लगभग 6 महीने का अंतराल है जिनके बीच में, और कुछ चुनाव ऐसे हैं जो अब 6 महीने के बाद भी होने हैं। तो ऐसे में ये मांग लगातार उठती रही है कि देश में लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए। हमारी कोशिश यही रही है कि जो आंकड़े हैं वो आप तक पहुंच जाएं। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।